गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम श्री द न्यू वे ऑफ लर्निंग पर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 1 किया था और इस क्लास में हम इसका भाग 2 करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पहला क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन आज का करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, स्थान ए और बी एक दूसरे से 144 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो कारें एक साथ चलना शुरू करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती तो वे 12 घंटे बाद मिलती, और अगर यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती तो वे 8 घंटे बाद मिलेंगी। तेज गति से चलने वाली कार की गति कितनी है? तो ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है जिसमें दो ट्रेनें चल रही हैं। दो कंडीशन है, एक तो वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और एक वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है। तो सेम डायरेक्शन में जब दो ट्रेनें चलती हैं तो स्पीड जो होती है वो जुड़ जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। तो जब सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो मान लिया कि पहली ट्रेन की स्पीड जो तेज़ चल रही थी x थी और जो धीमी गति से चल रही थी उसकी y थी। तो x माइनस वाई हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई। हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करते हुए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन दे रखा था कि जब सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, इसका मतलब x माइनस वाई, तो हमें 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 आवर का समय लग रहा था। तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 12। जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो x प्लस वाई उसी को तय करने के लिए हमें 144 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कितना समय लग रहा था, 9/8 घंटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में फिर 8 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 144। तो हमारा x माइनस वाई 12 और x प्लस वाई 128 हो जाएगा। अब हमको चाहिए तेज गति की ट्रेन, मतलब x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सीधे जोड़ देंगे। तो ये y से y हो जाएगा कट, 2x बराबर हमारा आ जाएगा 128 प्लस 12 140। तो x बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा 70। x बराबर क्या आ जाएगा, 70। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, x बराबर 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त है जिसकी जीवा ए बी और सी डी हैं, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ई 12 सेंटीमीटर, बी 20.25 सेंटीमीटर एंड सी बराबर 3DE है, तो सी ई की माप निम्न में से क्या होगी? तो ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियोज में बता दिया है कि जब किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो दो तरीके से प्रतिच्छेद कर सकती हैं। एक तो वो बाहर प्रतिच्छेद करें, एक वो बाहर प्रतिच्छेद करें। मान लिया कि बाहर प्रतिच्छेद कर रही है पी पे और जीवा हमारी ए और बी, सी और डी। तो ऐसे केस में हमने आपको फार्मूला बताया था, पी बी गुणे पी ए बराबर पी डी गुणे पी सी। तो सेम केस जब वो दोनों जीवाएं एक दूसरे को अंदर स्पर्श करेंगी, अंदर प्रतिच्छेद करेंगी, तब भी यही कंडीशन लगेगा। प्रतिच्छेद बिंदु से दोनों साइड्स की
मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। तो हम चलिए उस वाले को देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो ज़रा समझिएगा। मान लिया कि अगर मेरा जो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसमें दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। एक ए है, बी है, सी है और डी है। ये ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या फार्मूला बनेगा, जैसा अभी हमने आपको बताया है। तो हो जाएगा ए ई हमारा हो जाएगा ए ई गुणे ई बी बराबर सी ई गुणे ई डी। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ए ई बराबर हमारा क्या दे रखा है, ए ई बराबर दे रखा है 12 गुणे बी ई बराबर दे रखा है 20.5 बराबर सी ई को अगर हम x मान लें तो सी हो गया x, ये सी को हम x मान ले रहे हैं। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी ई को अगर हम x मान लें, सॉरी डी ई को, चलिए हम डी ई को क्या मान लेते हैं x, तो हमारा सी ई हो जाएगा 3x। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इसको पहले काट देंगे, तो 3 4 जा 24, फिर 4 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 20.25 में, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 81। और इधर क्या आ जा रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर देखते हैं x बराबर हमारा हो जाएगा 9। हमसे पूछा क्या है सी ई, हमसे पूछा है ये सी ई जो कि था 3x। तो x 9 है तो 3x क्या हो जाएगा 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% ए बी को 20% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, बी 12.5% के लाभ पर इसे सी को बेचता है, सी उसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248 में खरीदा तो ए और सी को हुई हानि के बीच अंतर क्या है। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या है। ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि अगर ए कोई सामान 100 रुपये में खरीदता है तो 20% हानि पर बेचने का मतलब क्या है कि वो 80 रुपये में इसको बेच दिया। फिर बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। तो सबसे पहले 12.5% का हम आपको बताते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी 8 का अगर सामान वो ले रहा है तो एक उस पर वो लाभ पा रहा है। 8 का सामान अगर उसका है तो एक उस पर वो लाभ ले रहा है। तो 8 का सामान है और बी का सामान एक्चुअली में कितना है 80 का। 8 कितना है 80, तो 8 बराबर 80 है, तो एक कितना हो जाएगा 8 के, एक कितना हो जाएगा 8 के। तो इस स्थिति में जो हमारे पास हो जाएगा 12.5 है 8 के, तो एक बराबर हो जाएगा 10 के। तो मतलब कि वो 10 का लाभ लेके सी को 90 में वो सामान बेच दे रहा है। फिर सी इसे 8% की हानि पर बेचता है। सी इसे 8% की हानि पर, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 का सामान वो 8% हानि मतलब 92% पर ही बेचता है। 92% पर बेचने का मतलब क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 का गुणा कराएंगे तो 9 दूना 18 और 9 9 81, 81 1 82, 82.8 में ये इसे बेच देगा। सी डी को 82.8 में बेच देगा। तो हमसे पूछा क्या है, चलिए देखते हैं हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है कि डी ने इसे 248.40 में खरीदा है, तो ए और सी को हुई हानि के बीच अंतर क्या है। चलिए हम देखते हैं क्या अंतर होगा। नया पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने देखा था ए बी सी डी में ए जो था वो 100 का लिया था, 80 में इसको बेच दिया था बी को,
बी ने इसे 90 में बेचा सी को, और सी ने डी को बेचा था 82.8 में। यही 82.8 दे रखा था हमारे क्वेश्चन में 248.4 के। यही दे रखा 248.4 के। तो अगर 82.8 बराबर 248.4 तो एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा हमारा 3। इसको काट देंगे, एक बराबर हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा है ए और सी के हानि के बीच अंतर। तो ए को कितना हानि हुआ था? ए को हुआ है हानि 10 का। सी को कितना हानि हुआ है? सी को हानि हुआ है, सी को कितनी हानि हुई है? 7.2 का, 7.2 का। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर हो जाएगा हमारा 12.8। तो अगर एक की वैल्यू 3 है तो 12.8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 8 24, 2 हुआ, 3 दूना 6, 2 8 और 3 एकम 3। तो 38.4 हमारा आंसर हो गया। 38.4 ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x रुपये को ए बी सी और डी के बीच 1/2 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर 832 रुपये हो तो x का मान क्या है? तो जो हमारा अनुपात दे रखा है वो बटा में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। 1/2, 1/5, 1/6, 1/9। तो जब हम बटे को ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं? 2, 5, 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। 2, 5, 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। तो 2, 5, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 90। तो अगर 2 का मान हम करेंगे तो हो जाएगा 45, 5 के लिए वही हो जाएगा 18, 6 के लिए हो जाएगा 15 और 9 के लिए हो जाएगा 10। मतलब वो जो राशि थी एक्चुअली 45.18.15 अनुपात 10 में बटा हुआ था। अब हमसे कहा है कि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर 832 है। तो बी को मिला 18, डी को मिला 10, इनका अंतर है 8 और यही दे रखा है 832। यही टोटल दे रखा है 832। तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? एक की वैल्यू हो जाएगा 104। हमसे पूछ क्या रखा है? टोटल एक्स। तो टोटल एक्स कितना है? 45, 15 60, 10 70 और 18 88। कितना हो गया? 88। तो हमसे 88 की वैल्यू पूछा है। एक की वैल्यू दे रखा है 104, तो 88 की 88 गुणे 104। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 88 गुणे 104 91 25। ऐसे चेक कर लेते हैं। 8 चौका 32, 8 का 4 में कराएंगे तो 32, 32 का होगा 2। यूनिट डिजिट हमारा 2 आया है, जो कि केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा 91 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की राशि है, उसको 10% प्रतिवर्ष पर निवेश किया जाता है, जो एक निश्चित समय में 9261 हो। यदि ब्याज छमाही होता है, यहाँ पे ब्याज छमाही लिया जा रहा है, तो समान समय पर इसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और ब्याज की दर दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन जो हमारा है उसमें हमको ब्याज हाफ ईयरली मिल रहा है। दूसरे कंडीशन में जो था हमारा वो ब्याज तो दोगुना हो जा रहा है, इंटरेस्ट हमारा दोगुना हो जा रहा है परसेंटेज, लेकिन अमाउंट वही है। जो पहले हमने इन्वेस्ट किया था वही इस बार भी इन्वेस्ट किया है। तो हम जानते हैं जब हाफ ईयरली का केस हम लेते हैं तो रेट हमारा हो जाता है आधा। तो यहाँ पे 10% जब मिल रहा था, पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट में, तो रेट वहाँ पे आधा हो जाएगा। मतलब कि हाफ ईयरली मुझे 5% ही मिल रहा है। हाफ ईयरली मुझे कितना मिल रहा है? केवल और केवल 5%। तो उस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो 5% के हिसाब से अगर मैं निकालूँ तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है हमारा। ए बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 और इसकी पावर n होता है। तो इस फार्मूले का जब हम प्रयोग करेंगे
तो हमारा हो जाएगा 9261/8000। फिर जब हम r का मान रखेंगे 5% तो हमारा आ जाएगा 21/20 के पावर n। ये जो 9261 आप देख रहे हैं ये क्या है? 9261 क्या है? 9261 के बारे में हम पहले आपको बता दें। आप 9261 देख रहे होंगे कि 9261 हमारा 21 का घन है। 9261 ये 21 का घन है और जो 8000 है वो 20 का घन है, तो 21/20 की घात 3 और इधर हमारा है 21/20 की घात n। तो n बराबर क्या आ गया? 3। 3 छमाही मतलब ईयर में अगर हम इसको करेंगे तो 1.5 ईयर। तो हमारा ईयर क्या आ गया? 1.5 ईयर। सेकंड कंडीशन की जब मैं बात करूँगा, सेकंड कंडीशन में जो प्रिंसिपल था वो तो सेम है, ईयर भी सेम है, लेकिन रेट क्या हो गया? अब वो दुगुना हो गया। रेट दुगुना, पहले 10% था, अभी क्या हो गया? 20% है। तो अगर रेट 20% है, चलिए देखते हैं हम। रेट 20% के हिसाब से जब हम आगे चलेंगे तो हमारा जो हम इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा पहले 1 साल के नहीं। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? पहले 1 साल का निकाल लेंगे, तो अगले साल में वो जो हमारा अब की बार अमाउंट बनेगा, टोटल अमाउंट ब्याज सहित, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करने लगेगा। जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, पहले मैं कहूँ, पहले मेरा था 8000 अमाउंट, उस पर 20% का जब मुझे ब्याज मिला तो मतलब वो 120% हो गया। तो 120% जब हो गया तो वहाँ पे मुझे कितना मिल गया? 12 × 96, यहाँ से मैं काट दूँ तो टोटल मुझे मिल गया 9600 रुपये। 9600 रुपये मिल गया इस बार। 9600 मिलने का मतलब मेरे पास 1600 रुपये ब्याज आ गए। इस केस में 1600 रुपये इंटरेस्ट आए पहले साल। दूसरे साल जब मैं करूँगा तो दूसरे साल ये मेरा जो 9600 है ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो मतलब कि ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। और अगले साल में जब एक ही साल का हमको 6 ही महीने का निकालना है, तो चाहे हम उसको CI कहें चाहे SI कहें, क्योंकि 1 महीने का CI भी वही होता है, SI भी वही होता है, तो उसके सीधे एक SI के फार्मूले पे लगा देते हैं। तो R की वैल्यू क्या दे रखी है? 20%। T है हाफ ईयर, 6 ही महीने बचा तो हाफ ईयर बटा 100, तो 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 का हमने यहाँ से 2 काट दिया, तो केवल बचा 960। तो टोटल मुझे इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? 1600 और 960, तो कुल कितना मिला? 2560 हमें मिला। कुल हमें 2500, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2560। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ABC में AC बराबर 8.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर, PAB पर एक बिंदु है इस प्रकार कि CP बराबर 11.2 सेंटीमीटर और एंगल ACP बराबर है एंगल B के, तो BP की लंबाई क्या होगी सेंटीमीटर में? चलिए इस सवाल को हम पहले फिगर इसका बनाते हैं। ABC एक त्रिभुज है जो ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ABC, इसमें AC 8.4 है, BC 14 है, PAB पर कोई बिंदु है, AP है यहाँ पे, और CP बराबर 11.2 है। ये CP कितना है? 11.2 है। एंगल ACP ये वाली एंगल बराबर है एंगल B के, इस वाली एंगल के बराबर है। तो और एंगल क्या हो सकते हैं? चलिए उसको ज़रा देखते हैं। और एंगल क्या हो सकते हैं? एंगल A, तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा। मैं ट्रायंगल APC और ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ। ज़रा इसमें देखिएगा, ट्रायंगल APC और ट्रायंगल ABC में
ए एंगल दोनों में कॉमन है और एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी के, तो तीसरा एंगल भी इसका बराबर होगा। तीसरा एंगल मतलब ए पी सी, ये ए पी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो हमारा एंगल 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 सिमिलरिटी से अगर मैं कहूं तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी का कंडीशन हम लगा देते हैं। तो कौन कौन से सिमिलर हुए? ए पी सी एंगल त्रिभुज ए पी सी एंड त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी, त्रिभुज ए पी सी त्रिभुज ए सी बी, ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे। हम जो लिखने का मेरा क्रम होता है वो ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं। जो एंगल जिस एंगल के समान होगा दूसरे ट्रायंगल में, उसी को हम उसी के समानांतर लिखेंगे। एंगल ए इसमें, एंगल ए उसमें समान है। एंगल पी छोटे वाले ट्रायंगल में, एंगल सी बड़े वाले ट्रायंगल में समान था। एंगल सी छोटे वाले ट्रायंगल में, एंगल बी बड़े वाले ट्रायंगल में समान था, तो हमने सिमिलरिटी वहाँ से लिखी। तो सिमिलरिटी का कंडीशन क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो उसमें देखते हैं कौन कौन सा हम बराबर कर सकते हैं। ए पी बटे ए सी बराबर हो जाएगा ए बी, ए पी बटा में ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बटा में ए सी बराबर ए बी बटे, ए पी हमने लिया यहाँ से तो यहाँ से हम ए सी लेंगे, तो ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी हम यहाँ से निकाल लेंगे। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा भी देख लेते हैं क्या बनेगा। ए पी बटा ए सी, दूसरा हमारा बनेगा ए पी बटा ए सी बराबर सी पी बटा सी बी। दूसरा अगर बनाऊँ तो क्या बन जाएगा, ए पी बटे ए पी बटे ए सी, इसमें से ए सी बराबर ए सी बराबर ए सी, या दूसरा ले लेते हैं पी सी, पी सी को ले लेते हैं पी सी बटे सी बी। इन दोनों को हम लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने क्या लिखा था, एक लिखा था ए पी बटे ए सी बराबर है सी पी बटा बी सी के, और एक लिखा था ए सी बटा ए बी बराबर होगा ए पी बटा ए सी के। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा ए पी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे सबका जो जो हमारे पास दे रखा है, तो ए पी हो जाएगा 6.72, और यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा ए बी वैल्यू पुट करने पे, और ए बी क्या निकलेगा हमारा 10.5। हमसे पूछा क्या है, पी बी, और पी बी हम फिगर में देख रहे हैं कि ये ए पी ए बी माइनस ए पी है, ए बी माइनस ए पी है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.78। आंसर क्या हो जाएगा 3.78, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ये ए और बी पर एक दूसरे को कट करते हैं। इनकी उभयनिष्ठ जीवा जो है, चलिए देखते हैं इनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या है। इनकी उभयनिष्ठ जीवा है ए बी। इनके केंद्रों के बीच की दूरी, अगर मैं एक सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर में यहाँ पे, एक सेंटर अगर मैं मान लूँ तो इनके जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या एक की 7 दे रखी है, एक की 5 दे रखी है। तो मुझसे ए बी पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जब हम केंद्र से जीवा को मिलाते हैं
तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है और 90 डिग्री के कोण पे काटता है। तो ये जीवा को समद्विभाजित करेगा और 90 डिग्री के कोण पे काटेगा। मान लिया कि ओ पे काट रहा है। तो अगर हम कहें तो ये जो एंगल दिख रहा है ए, इसको मान लें, इसको बी मान लें, इसको ए भी माने थे तो इसको चलिए मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम, एल और एम। तो ये त्रिभुज एल ओ ए, ध्यान से देखिएगा, एल ओ ए, और त्रिभुज एम ओ ए, ये दोनों समकोण त्रिभुज होंगे जिसमें हमारा ए ओ, ये ए ओ जो दिख रहा है वो समान भुजा है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर हम एल ओ को मान लें एक्स और एम ओ को मान लें तो एम ओ क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। तो इसमें हम लगा देते हैं समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला। तो हमारा कर्ण का वर्ग मतलब 7 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग एक्स स्क्वायर बराबर होता है लंब का वर्ग। इधर से भी वही लिखते हैं, कर्ण का वर्ग 5 का स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग 10 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को तो हमारा x जो होगा वो निकल के आएगा, सॉल्व करके आप चेक कीजिएगा, निकल के आएगा 2 अंडर रूट में 66 बटा 5, 2 अंडर रूट में 66 बटा 5। तो मुझसे जीवा पूछा है पूरा, मतलब x ना पूछ के हमसे क्या पूछा है 2x पूछा है। x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 6.2, सॉरी x की वैल्यू निकल के आएगी 6.2। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे मान रखेंगे तो हमारा आएगा जीवा की लंबाई 4 अंडर रूट 66 बटा 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा औसत का है। एक समूह में कुछ व्यक्तियों की औसत आयु की गणना 35 वर्ष की गई थी जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है। क्योंकि दो व्यक्तियों की आय को गलती से क्रमशः 29 और 22 की जगह 38.5 और 40 वर्ष दर्ज कर दिया गया था, तो समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो इसको करते हैं। पहले मान लिया कुछ x व्यक्ति रहे होंगे, औसत थी 35, लेकिन ये 35 नहीं थी एक्चुअली, इसको 2.5 ये ज़्यादा थी। और वो ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि हमने एक 29 साल के बंदे को और एक 22 साल के बंदे को, 29 वाले को हमने 38.5 लिख दिया था और 22 वाले को हमने सीधे सीधे 40 लिख दिया था। तो वही ज़्यादा जो हमने लिख दिया था वही औसत में बढ़ गया है। तो कितना ज़्यादा लिखा था देख लेते हैं। 29 वाले को 38.5 लिखा था, इसका मतलब कि हमने इसमें 9.5 ज़्यादा लिख दिया। ऐसे ही 22 वाले को 40 लिखा, मतलब यहाँ पे हमने 18 ज़्यादा लिख दिया। तो टोटल कितना ज़्यादा लिखा, टोटल हमने ज़्यादा लिखा 27.5, टोटल हमने 27.5 ज़्यादा लिख दिया। औसत बढ़ने का मतलब कि एक लड़के में बढ़ा, प्रत्येक में औसत बढ़ता है। 2.5 सब में बढ़ा, मतलब हर एक में 2.5 बढ़ा। तो एक में अगर 2.5 बढ़ा है तो 27 कितने में बढ़ा होगा, मतलब 27.5 बटे 2.5 भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो भाग देने पे क्या आएगा आंसर हमारा, काट लीजिए, दशमलव से दशमलव खत्म, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान में 259 रुपये का अंतर है। ए और बी का कुल दान सी से 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। सवाल लंबा है लेकिन इजी है। ए है, बी है, सी है। ए 8% दान करता है, बी 7 करता है और सी 9 करता है। इसमें दे रखा है कि ए का इनकम और बी का इनकम सेम है और उन दोनों का जो दान था उसमें अंतर था 259 का। तो जो अगर
इनकम सेम है तो मतलब दान जो 8% और 7% कर रहे हैं इसको मैं सीधे एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकता हूँ। मतलब ये 8 दान कर रहा है, वो 7 दान कर रहा है, अगर मैं 100 मान लूँ प्रिंसिपल को दोनों के, तो मतलब डिफरेंस 1 का है और वही 1 बराबर दिया है 259। तो 100 बराबर 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो हम इधर चिपका देंगे। तो हमारा हो जाएगा ए का जो इनकम है वो है 25,9,000 और बी का जो है वो भी सेम है 25,90। 25,90 बी का भी है 25,90। तो हमें ए का और बी का मिल गया। अगला कंडीशन क्या कह रहा है, ए और बी का कुल दान। तो ए और बी ने कितना दान किया, ए और बी ने, ए ने 8 किया, बी ने 7 किया, तो इन दोनों मिला के 15 किया। और हम यहाँ से देखे थे कि ये जो अंतर एक मेरा आया था ये बराबर था 259 के, ये चीज़ आप ध्यान रखे होंगे। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 से सीधे हम गुणा करा लें। तो 15 नामा 135, 13, फिर 15 पचे 75, 3 78, 10 88, 8, फिर 15 दूनी 30, 8 38। तो 3885 हमारा टोटल ए और बी का दान मिला। कह रहा है कि ए और बी का कुल दान सी से 1185 अधिक था। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 1185 घटा लूँ तो मुझे सी का दान मिल जाएगा। तो चलिए 1185 इसमें से घटा लेते हैं। तो 1185 जब इसमें से घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा 2700। क्या आ जाएगा 2700। यही सी का दान है। और एक्चुअली सी कितना दान किया है देखिए ज़रा, 9। सी कितना दान किया है 9। तो 9 बराबर 2700 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा हमारा 300। तो यहाँ से 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर 2 जीरो यहाँ चिपका तो 2 जीरो यहाँ भी हमने चिपका दिया। तो हमारा हो जाएगा सी का हो जाएगा 30,000। सी का क्या हो गया 30,000। ए का कितना हुआ 25,900। बी का कितना हुआ 25,900। सी का कितना हुआ 30,000। तो कह रहा है कि ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान। तो चलिए देखते हैं ए और सी का कुल दान कितना। तो ए कितना आया था 25,900। बी कितना आया था सेम। सी कितना आया था 30,000। सी 30,000। तो बी और सी टोटल कितना हो जाएगा ज़रा देखेंगे हम लोग। टोटल हो जाएगा 81,800। एक बार आप जोड़िएगा 81,800 तीनों का वेतन हो जाएगा। सी का दान हमने निकाल लिया था। सी का दान 9 बराबर हमने निकाला था, आया था हमारा 2700। और ए का दान कितना आ जाएगा, ए वाला, ए 8 दान कर रहा था और 1 बराबर था 259 के। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 9 72, 2 7, 8 5 40, 4 47 को 7 4, 8 दूनी 16 4 20, 20 72। तो टोटल ये कितना दान करा था 2 7 7 और 4 47 74। तो जब हम परसेंटेज इसका निकालेंगे 47 72 बटा 81,800 गुणे 100, तो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा 5.8। क्या निकल के आएगा 5.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 8% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। सीपी, एसपी और एमपी, ये 3 बातें हमसे कर रहा है, सीपी, एसपी और एमपी। तो अगर मैं कहूँ कि उसकी सीपी 100 थी तो 8% अधिक है अगर एसपी, तो मतलब एसपी हो जाएगी 108। एसपी क्या हो जाएगी 108। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर ये चीज़ प्राप्त हो जाए। 10% मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 10 का सामान था, अगर अंकित मूल्य था तो उस पर 1 की छूट दी, मतलब 10 का ही सामान उसने 9 में बेचा था। और यही 9 बराबर ही तो है मेरा 108। 9 बराबर क्या है 108। तो 1 बराबर क्या है
12, तो 10 बराबर क्या है 120। इसका मतलब MP हमारा क्या आ गया 120। CP है 100, MP है 120। हमसे CP और MP का रेशियो पूछा है, यानी 100 और 120 का रेशियो पूछा है। काट दीजिए, 20 पच्चीस 100, 20 छक्का 120, तो क्या आ गया 5:6। हमारा आंसर हो जाएगा A 5:। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x² + y² + 8z² माइनस 2√2xy + 4√2yz माइनस 8zx बराबर है ax + y + bz का होल स्क्वायर। तो a² + b² माइनस ab का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इधर ax + y + bz का होल स्क्वायर उसी का एक्सपेंशन ही लिखा है इधर 2x² + y²। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, कभी क्यूब में आ जाता है, कभी स्क्वायर में है, तो ऐसे सवाल हम क्या करते हैं कि हम गुणांकों की तुलना करते हैं। तो ज़रा इसको ख्याल से देखिएगा कि अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो a + b + c के होल स्क्वायर पे होगा, मतलब ax²। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a² x² पहला टर्म आ जाएगा। तो x a किसके साथ आया x² के साथ, और हमारे में एक्सपेंडेशन में क्या दिया है x² का गुणांक 2, और यहाँ पे a², तो a² का मान आ गया 2। a² का क्या मान आ गया 2। b² किसके साथ है z के साथ है, b z के साथ है, तो z यहाँ कहाँ है z यहाँ है, z² का गुणांक 8, मतलब b² का मान मेरा क्या हो जाएगा 8। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। a² बराबर अगर 2 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा √2, b बराबर हो जाएगा 2√2, क्योंकि b² बराबर 8 है। लेकिन क्या मैं a b को अगर √2 और 2√2 रखूं तो ये मेरा एक्सपेंडेशन सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ मैं कि ax² + b² + c² बराबर माइनस 2ab + 2bc + माइनस 2ca के रूप में है, मतलब माइनस कोई तो कोफिशिएंट ऐसा है जो माइनस है। उसका पता करने के लिए हम देखते हैं कि जिस में माइनस है उसमें कौन सा चर कॉमन है। तो इसमें देखा मैंने एक्स वाई, उसमें देखा जेड एक्स। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये पता करने के लिए कौन सा गुणांक माइनस है, हम पहले जाते हैं अपने प्रसार में। प्रसार में देख रहे हैं कि कौन सा पद कॉमन है, एक्स वाई जेड एक्स, ये दोनों नेगेटिव है। इसमें एक्स कॉमन है, मतलब एक्स का गुणांक ही नेगेटिव है, और एक्स का गुणांक यहाँ पे हमने निकाला ए बराबर √2, लेकिन वो √2 ना होकर -√2 था। तो ए बराबर -√2, बी बराबर 2√2। सीधे हम वैल्यू पुट करेंगे a² + b² माइनस ab में, तो a² का मान 2 + b² का मान 8 माइनस ab जब करेंगे तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो आंसर हो गया हमारा 14, आंसर 14 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MDS फार्मूले पे आ गया है। 4 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिनों में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 दिनों में इसी काम के 2/1/2 को पूरा करने के लिए 25 महिलाओं की सहायता कितने पुरुष करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले उनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? सेम तरीका MDS का फार्मूला लगा के। अब यहाँ पे M की जगह पे क्या है कि महिला और पुरुष एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनको हम मिला देंगे। कैसे मिलाते हैं जरा देखिएगा। 4 मेल हैं प्लस 6 फीमेल हैं, ये मिलके किसी काम को 5 दिन में करते हैं। वही काम 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 3 मेल और 4 फीमेल कितने दिन में करती हैं? 7 दिनों में पूरा करती हैं। जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा m/f, यहाँ से m और f का अनुपात निकल जाएगा। m/f आ जाएगा 2:1। m/f क्या आ जाएगा 2:1, मतलब कि 2 अगर मेल 2 काम करता है तो फीमेल 1 काम करता है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे,
सीधे रेशियो को ही एग्जैक्ट वैल्यू मान के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इधर भी वही आएगा। मान लिया एक्स मान भी लें तो एक्स यहाँ से कॉमन होगा, एक्स लेफ्ट हैंड साइड से, एक्स राइट हैंड साइड से, एक्स एक्स कट जाएगा तो मानने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सवालों में सीधे ही रेशियो को मान लेंगे। मतलब m 2 है तो f 1 है। ये रहा था आपका पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन का यूज़ करेंगे, आंसर हमारे हाथ में। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 5 दिनों में इसी काम के 2 सही 1/2 काम को पूरा करने के लिए 25 महिलाओं की सहायता कितने पुरुष करेंगे। तो एक कंडीशन मैं इसमें से उठा लेता हूँ, कोई सा भी, चाहे आप इधर वाला उठाइए चाहे उधर वाला। और एक ये जो हमारे पास दे रखा है 5 दिनों में कितना पूरा करने के लिए, तो हम लगाएंगे 4 मेल हैं तो 1 मेल 2 है, तो 4 मेल कितने हो जाएंगे 8, प्लस यहाँ पे 6 फीमेल है, यहाँ 1 फीमेल 1 है तो 6 फीमेल क्या हो जाएंगे 12। ये कितने दिन में कर रहे हैं 5, कितना काम 1। इधर देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25 महिला, 25 और एक महिला 1 के बराबर है तो 25 महिला के साथ x पुरुष, 1 पुरुष 2 के बराबर है तो 2 x गुणे 2, कितने दिन में 5 दिनों में। 5 दिनों में कितना काम 2 सही 1/2 माने 5/2 काम कराएंगे के लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक बार सॉल्व करके देखिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5। आंसर क्या आ जाएगा 5, ये आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारा लगेगा BODMAS BODMAS। BODMAS में मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये लगता है। और ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, ज़रा ब्रैकेट के बारे में सुनिएगा। पहले हम छोटा सॉल्व करते हैं, फिर मंझला मतलब करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, फिर बड़ा वाला। सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, फिर सबसे लास्ट में बड़ा वाला। तो ऐसे अगर हम सॉल्व करें तो जब इस छोटे वाले को हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं पहले ये वाला, देखिएगा ये वाला, तो सॉल्व क्या होगा 4 ऑफ 8, 4 ऑफ 8 है तो 4 8 जा 32, और फिर यहाँ डिवाइड का साइन है तो 4/32, ये आ जाएगा 1/8। यहाँ से आ गया मेरा 1/8 छोटी वाले ब्रैकेट में। फिर प्लस है, पहले मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूँ मझले वाले को लेकर। यहाँ पे है हमारा 4/8, इस वाले को 4/8 को जब मैं काटूंगा यहाँ से तो हो जाएगा ये 4 गुणा 4/8 माने 1/2। फिर जब मैं 2 से 2 काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये जो मेरा पूरा आया, ये ऊपर 4 गुणे 4/8 वो आ गया असल में 2, वो क्या आ गया 2। और इधर पे मेरा क्या बचा था +4, छोटे वाले ब्रैकेट का 1/8 +4 माइनस इसको जब सॉल्व किया तो आया है 2। तो फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 1/8 + 2 मतलब कि 17/8। क्या आ गया 17/8। तो हमने पूरी तरह से इसको सॉल्व किया, 17/8 हमारा आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही हम बाकी को ऐसे छोटे वाले ब्रैकेट के साथ फिर इसको सॉल्व करेंगे, 8 - 3 5 वाले के साथ में। तो हमारा आंसर जो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/6। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन ही है, आप इसको कर लीजिएगा। इसमें टेक्निकल क्वेश्चन है उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया आपका ज्योमेट्री का। एक त्रिभुज ABC में B 72 है, C 44 है। तो सबसे पहले हम A निकाल लेते हैं। A कितना के हो जाएगा मेरा, हो जाएगा, फिर देख लेते हैं 72 और 44 कितना होगा, 7 4 11, 4 2 6, 116, 116। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 64, A 64 हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है
कि कोण बी और ए सी डी के द्विभाजक, बी सी को डी तक बढ़ाए, बी सी को डी तक बढ़ाए, कोण बी और ए सी डी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है एंगल बी ई सी, ये वाला एंगल। तो ऐसे में अगर कोई त्रिभुज है, उसका एक अंतः कोण का समद्विभाजक और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक कहीं बाहर मिलते हैं, तो जो सामने वाला कोण होता है, जो रिमेनिंग कोण होता है, उसी का आधा ये वाला होता है। मतलब एंगल ई जो होगा वो एंगल ए बाई 2 होगा। तो एंगल ए है 64, 64 भागा 2 करेंगे तो हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन 9 प्लस साइन 81 ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में साइन 9 सेक 9 प्लस कॉसेक 81 बटा 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27, इसका मान क्या होगा? तो ऐसे सवाल में हम जानते हैं वो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कास 9 यानी कास 9 प्लस साइन 81 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये कास 9 और ये साइन 81 भी क्या है, साइन कॉस 9। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 कॉस 9, 2 कॉस 9। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं सेक 9 और प्लस कॉसेक 81 को लिख सकते हैं सेक 9। तो सेक 9 2 सेक 9 दोनों हो गए। नीचे देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27। इस साइन स्क्वायर 27 को अगर मैं बदलूं तो लिख सकता हूँ कि कास स्क्वायर, लिख सकता हूँ कास स्क्वायर 63, इसको लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। तो नीचे एक्चुअली लिखा क्या है, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 साइन कास स्क्वायर 63। तो 2 जब मैं कॉमन करूँगा इसमें, ये वाला 2 और ये वाला 2, तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कास स्क्वायर 63 प्लस 1। तो यहाँ देखिए ज़रा ऊपर कास 9 सेक 9, कास सेक अपोजिट होते कट गया, ऊपर बचा 4। नीचे साइन स्क्वायर 63 कास स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, तो 2 1 कम 2 और प्लस 1 3। तो हमारा आंसर क्या है 4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 101। तो अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा? हमसे पूछा है अंडर रूट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये जो अंदर बात लिखी हुई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके 4 फार्मूले होते हैं मेनली जो यूज होते हैं। पहले 2 हुआ करते थे, लेकिन आजकल का जो पेपर बन रहा है उसमें 4 फार्मूले यूज होते हैं। कौन कौन से देखिए जरा। एक होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा में x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही सेम, दूसरे वाले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो ऊपर वाले में जो होता है वही सेम। तीसरे में क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, जैसा कि मैंने कर दिया ऐसे ही ऊपर से चला आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब में। दूसरे ब्रैकेट में चेंजिंग होगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और चौथा फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 2, दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जैसा हमारे इस क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे ही हम यूज़ कर लेंगे। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अपना तीसरा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तीसरे वाले फार्मूले में जो हम मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाया तो सबके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 3
ब्रैकेट में था 3x² + y² + z², इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई में 101 माइनस x + y + z का होल स्क्वायर था, मतलब 3 का होल स्क्वायर 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये 3 इसमें से कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 कॉमन करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 1/2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ से क्या देख रहे हैं, 101, यहाँ पे केवल ये 9 में से 3 निकल गया तो 3 बचा। 101 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 98। इस 3 का जो 3 और 3 का जोड़ा बन गया तो ये 3 बाहर आ गया। इस 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7, और 7 गुणे 3 बराबर हो गया मेरा 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21। आंसर क्या आ गया, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी 3 अंक की संख्याएं हैं जो ना तो 5 से ना ही 7 से विभाज्य हैं, जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं। 200 से 800 के बीच में, वो 5 से भी नहीं है और 7 से भी नहीं है। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे कि 200 से 800 के बीच में 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं वो निकाल लें, 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं वो निकाल लें, और 5 और 7 दोनों से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं वो निकाल लें। 5 से अलग निकाल लें, 7 से अलग निकाल लें, 5 और 7 से अलग निकाल लें। ऐसा करने के बाद में टोटल में से हम इन सब का सम घटा देंगे तो 5 और 7 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं हमको मिल जाएंगी। तो विभाजित कैसे निकाला जाता है कि कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, कैसा नहीं। अब क्या करते हैं, सिंपली दोनों को घटा के 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर ऐसे ही इन दोनों को घटा के 7 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम करते हैं। तो अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिएगा। हो जाएगा मेरा 5 से विभाजित जो आएगा वो संख्या आएगा 119। 7 से जो आएगी वो आएगा 86। 7 से जो आएगा वो 86, और 5 और 7 दोनों से जो आएगा, 5 और 7 दोनों से जो आएगा वो आएगा 17। तो टोटल संख्याएं जो हमारे पास हो जाएंगी 119, 86, 119 और 86। 119 और 86 में हमने जब 5 का किया तो उसमें भी सब 57 और 5 और 7 वाला आया। 7 का किया तो उसमें भी 5 और 7 वाला आया। तो अगर दोनों में 5 और 7 वाला आया मतलब 2 बार आ गया, 2 बार आ गया तो एक बार मुझे घटाना पड़ेगा। तो 119 माइनस 86 प्लस 86 माइनस 17 हमको करना पड़ेगा। ऐसा करने पे हमारा टोटल जो ये संख्या आ रही है वो 5 और 7 से डिवाइड होने वाली संख्या आ गई। ना होने वाली पता करना है, तो ना होने वाली पता करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल संख्या हमारे पास है 598। 598 में से जो वैल्यू आएगी उसको हम घटा देंगे। 598 में से ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसको हम घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, जहाँ थीटा 0 से 90 के बीच है, तो p² - 1/p² + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको याद कर लीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर p है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होगा। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होगा। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टेन थीटा कट जाएगा, तो आएगा सिर्फ 2 सेक थीटा बराबर p² + 1/p, p² + 1/p। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो गया p² + 1/2p।
इससे हमने बना दिया एक ट्रायंगल। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया पी स्क्वायर प्लस 1/2p। यहाँ से हम पाइथागोरस लगा के लंब निकाल लेंगे, तो लंब हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। अब निकाल के देखिएगा, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 आ गया लंब। हमसे पूछा क्या है सवाल में? सवाल में पूछा भी है कि पी स्क्वायर माइनस 1/पी स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा। तो ये है लंब, ये है कर्ण, लंब बटा कर्ण हमारा होता है साइन थीटा। तो हमारा ये हो जाएगा साइन थीटा आंसर। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? साइन थीटा। हमारा आंसर हो गया साइन थीटा। तो ये वीडियो आज आपका यहीं तक है। आपका आज का टोटल क्वेश्चन ख़त्म होता है। पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। जैसा आपको चाहिए कमेंट करके बताइएगा, मैं पीडीएफ पूरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम3 पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। आज से आपको पीडीएफ भी मिल सकता है, जैसा मैंने पढ़ाया है सेम टू सेम ऐसा ही। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर।